तो सत्ता में सबसे पहले बात उस ब्रेकिंग न्यूज की जो बीजिंग से इस्लामाबाद तक शॉकिंग न्यूज बन गई है। चीन से पाकिस्तान तक खतरे के सायरन बज रहे हैं। सावधान, ड्रोन झुंड आ रहा है। ये एक ऐसा झुंड है जो पलक झपकते ही चीन के कई शहरों में तबाही मचा सकता है। एक ऑर्डर पर पाकिस्तान की गोद में पनप रहे आतंकवादियों को खाक कर सकता है। उसी गेम चेंजर हथियार के लिए भारतीय सेना ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इंडियन आर्मी ने एक भारतीय स्टार्टअप कंपनी को लड़ाकू स्वार्म ड्रोन्स के उत्पादन का 124 करोड़ रुपए का ऑर्डर दे दिया है। इस कंपनी का नाम है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ इन स्वार्म ड्रोन्स को बनाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्वार्म ड्रोन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होंगे और दुश्मन के घर में घुसकर उसे चुन चुन कर मारेंगे। इस ख्याल से भी चीन और पाकिस्तान सहमे हुए हैं और ये डर हमारी इस रील को देखने के बाद और ज्यादा बढ़ने वाला है। वैसे आपने अब तक फाइटर ड्रोन्स के बारे में कई बार सुना होगा, वॉर जोन में तबाही मचाने वाले ड्रोन्स के वीडियो भी देखे होंगे, लेकिन बहुत से न्यूज मित्रों के मन में सवाल हो सकता है कि आखिर ये स्वार्म ड्रोन्स किस बला का नाम है। तो आज इस पर हमने आपके लिए सत्ता की एक धमाकेदार कुंजी तैयार की है। दरअसल स्वार्म का मतलब हिंदी में झुंड होता है। बिल्कुल वैसे ही ये ड्रोन भी चिड़ियों के झुंड की तरह एक साथ उड़ते हैं। कई ड्रोन एक साथ मिलकर किसी मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि चिड़ियों के झुंड की तरह इन ड्रोन्स की संख्या भी सैकड़ों में हो सकती है। हवा में एक साथ उड़ने वाले ये स्वार्म ड्रोन्स अलग अलग ठिकानों पर एक बार में अटैक करते हैं। खास बात यह कि एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइलें भी इन पर बेअसर होती हैं, क्योंकि इनकी संख्या इतनी ज्यादा होती है कि सभी को एक बार में नहीं मारा जा सकता। अब आप ये भी कह सकते हैं कि स्वार्म ड्रोन को बनाने का आइडिया भी पक्षियों के झुंड से ही लिया गया है। ये ड्रोन भी जब एक साथ उड़ते हैं तो किसी पक्षी के झुंड की तरह ही नजर आते हैं। जैसे एक साथ उड़ते हुए पक्षी हम आपको दिखा देते हैं उन दो तस्वीरों को कंपेयर करते हुए। ये पक्षियों का, चिड़ियों का झुंड है और ये स्वार्म ड्रोन्स का झुंड है। बिल्कुल जैसे पक्षी उड़ान भरते हैं झुंड में, दोनों जरा तस्वीरों को आप जब देखेंगे बिल्कुल इसी तरीके की उड़ान इनकी होती है। और इन ड्रोन्स की खासियत अब आप जब इसको देखेंगे और समझेंगे तो जैसे ये झुंड में उड़ते हैं और जब दुश्मन पर ये वार करना शुरू करते हैं तो नीचे खड़े दुश्मन के लिए मुश्किल ये होती है कि वो एक साथ इतने ड्रोन्स को निशाना नहीं बना पाता और तब तक ये ड्रोन्स अपना काम कर चुके होते हैं। इनकी खासियत कई है, ये कहीं भी मुड़ सकते हैं। ठीक उसी तरह ये ड्रोन भी अब जिस तरीके से पक्षी मुड़ते हैं उसी तरीके से ये मुड़ते हैं, अपनी लोकेशन से तुरंत बदल लेते हैं। स्वार्म ड्रोन्स का सिद्धांत भी संख्या पर बेस्ड है। इसका आइडिया झुंड में उड़ते कीड़ों और पक्षियों को देखकर आया था। तो ये ड्रोन्स किस तरह से चंद सेकंड में दुश्मनों के लिए डेथ वारंट बन सकते हैं, इसका एक ट्रेलर भी हम आपको दिखा देते हैं। क्या आपने साल 2019 में आई जेरार्ड बटलर की फिल्म एंजल हैज फॉलन देखी है? इस फिल्म का एक सीन इस बात का सबसे सॉलिड सबूत है कि ये ड्रोन्स कितने खतरनाक होते हैं और इनसे बचना किस तरह से नामुमकिन है। इस फिल्म के एक सीन में स्वार्म ड्रोन्स की मदद से अमेरिकी राष्ट्रपति पर हमला किया जाता है और उनकी सिक्योरिटी में जवान जो तैनात होते हैं वो सिर्फ तबाही का तमाशा देखने के लिए मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ना रोका जा सकता है और ना ही इनसे बचा जा सकता है।
अब आपको स्वार्म ड्रोन्स की कुछ और खासियत बताते हैं जो उसे अचूक और खतरनाक बनाती है। स्वार्म ड्रोन्स किसी मिसाइल या स्ट्राइक ड्रोन की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आमतौर पर एंटी डिफेंस सिस्टम किसी ड्रोन को देखते ही मार गिराते हैं, लेकिन स्वार्म ड्रोन्स इतने छोटे होते हैं कि रडार के लिए भी इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बड़ी बात यह कि एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन को कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इन स्वार्म ड्रोन्स को रिमोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए भी उड़ाया जा सकता है। ये अपने साथ 3 किलो से करीब लेकर के 23 किलो तक विस्फोटक ले जा सकते हैं। इनमें लेजर गाइडेड हीट बम, छोटी मिसाइल्स भी शामिल हैं, जबकि दावा यह भी किया जाता है कि इनके साथ छोटे परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी ड्रोन की रेंज उस इस्तेमाल करने वाली सेना अपने हिसाब से तय करती है। भारतीय सेना को जो स्वार्म ड्रोन्स मिलेंगे उनकी क्षमता 50, उनकी जो दायरा होगा वो 50 किलोमीटर तक का होगा, यानी दुश्मन के इलाके में घुसकर ये हमला करने की क्षमता रखते हैं। तो आपको बता दें कि जो स्वार्म ड्रोन्स इंडियन आर्मी को मिलेंगे उनके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा सकेगा और ये कॉम्बिनेशन उसे और भी ज्यादा डेंजरस बना देगा। और ये शॉकिंग न्यूज सुनकर चीन और पाकिस्तान भी परेशान है। वैसे तो स्वार्म ड्रोन्स की तकनीक अभी दुनिया के 24 देशों के पास है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऑपरेट करने की तकनीक सभी देशों के पास नहीं बल्कि कुछ देशों के पास ही है। इनमें इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका और चीन जैसे कुछ देश शामिल हैं। भारत के बेड़े में एआई तकनीक वाले स्वार्म ड्रोन्स आ रहे हैं। एआई तकनीक की मदद से स्वार्म ड्रोन्स ऑटोमेटेड यानी स्वचालित हो जाते हैं, मतलब कमांड सेंटर के अलावा इन ड्रोन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। इस वजह से ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बिल्कुल सटीक पैटर्न में उड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से टारगेट को खुद ही पहचानते हैं और फिर उसे तबाह कर देते हैं। एआई के जरिए झुंड में उड़ने वाले ये ड्रोन अपनी अपनी जिम्मेदारी खुद बांट लेते हैं और फिर बिना एक दूसरे से टकराए हुए टारगेट पर अटैक करते हैं, जबकि बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक वाले ड्रोन कमांड सेंटर से कंट्रोल किए जाते हैं, यानी उन्हें हर एक आदेश कमांड सेंटर में जो बैठा जवान होता है वो देता है। वो खुद से कोई फैसला नहीं कर सकते। वैसे भारतीय सेना ने अपने बिना किसी जवान को इस्तेमाल किए बगैर दुश्मन के घर में घुसकर उसे मारने का जो प्लान बनाया है, इसका ब्लूप्रिंट उसने करीब 2 साल पहले ही दिखा दिया। 15 जनवरी 2021 को आर्मी डे के दिन इंडियन आर्मी ने स्वार्म ड्रोन के अटैक का खतरनाक ट्रेलर पेश किया था। तो सितंबर 2016 में उरी हमले के बाद भारत के जवानों ने पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा था। भारत के कमांडो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान में दाखिल हुए थे, आतंकियों और उनके लॉन्चिंग पैड्स को टारगेट किया और सिर्फ 4 घंटे में सेना काम तमाम करके वापस लौट आई। लेकिन अब ऐसी किसी सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देने के लिए जवानों को भेजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये काम अब स्वार्म ड्रोन्स के जरिए किया जा पाएगा। स्वार्म ड्रोन्स मिलने के बाद पीओके में आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड टारगेट करना अब आसान होगा। पीओके में घुसकर आतंकवादियों के कैंप तबाह किए जा सकेंगे और दुश्मन की लोकेशन अपने सैनिकों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। ये स्वार्म ड्रोन्स सीमा पर घुसपैठियों को भी निशाना बना सकेंगे। इन्हें हमले और सर्विलांस दोनों के लिए भी प्रोग्राम किया जा सकता है। ये छिपे हुए दुश्मनों और आतंकवादियों को भी ढूंढने में माहिर होते हैं। इससे दुश्मन का कम्युनिकेशन सिस्टम भी ठप किया जा सकता है। अब तक कोई जंग जवान, टैंक्स या फिर लड़ाकू विमानों के जरिए लड़ी जाती रही है, लेकिन इन सभी में जान जाने का डर रहता है। इसलिए स्वार्म ड्रोन्स की वॉर जोन की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजी इसको माना जा रहा है और अब भारत भी मौजूदा वक्त को देखते हुए ड्रोन्स वाली तैयारी कर रहा है। स्वार्म ड्रोन्स के अलावा भारत का ड्रोन प्लान क्या है उसे भी समझ लीजिए। अभी इंडियन आर्मी के पास इजराइल से खरीदे गए ड्रोन हैं। वैसे अभी तक भारत ड्रोन्स का इस्तेमाल जासूसी और सर्विलांस के लिए करता रहा है, लेकिन अब वो हमला करने वाले ड्रोन्स भी अपने बेड़े में तेजी से शामिल कर रहा है। सितंबर 2022 में भारत ने इजराइल को अटैकिंग ड्रोन का ऑर्डर दिया,
भारत को 100 कामिकाजे ड्रोन इजराइल से अगले 2 साल में मिलेंगे। पिछले 2 साल में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ खुद के ड्रोन बनाने में जुटा हुआ है। डीआरडीओ ये ड्रोन विदेशी कंपनियों की मदद से बना रहा है और इनमें स्काई स्ट्राइक और हार्पो जैसे खतरनाक ड्रोन्स भी शामिल हैं। इसके अलावा भारत बॉम्बर ड्रोन, घातक और रुस्तम पर भी काम कर रहा है। भारत की ड्रोन वाली इस डेंजरस पॉलिसी ने दुश्मनों का ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया है। तो भारत ही नहीं, आज के समय में ज्यादातर बड़े देश स्वार्म ड्रोन सिस्टम से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए आने वाले वक्त को ड्रोन युग के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों से लेकर मौजूदा वक्त में चल रही रूस और यूक्रेन की जंग तक आत्मघाती ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये ड्रोन्स जंग की तस्वीर को बदल रहे हैं। रूस यूक्रेन के अलावा 2020 में हुए आर्मेनिया अजरबैजान के युद्ध में भी ड्रोन्स गेम चेंजर साबित हुए थे, क्योंकि इन ड्रोन्स ने आर्मेनिया को भारी नुकसान पहुंचाया था और युद्ध में अजरबैजान की जीत हो गई थी। यानी ये ड्रोन वॉर जोन का फ्यूचर है। वैसे भारत अपनी नीति के तहत किसी भी देश पर हमले की नीयत नहीं रखता है, लेकिन अपने जंगी बेड़े को पावरफुल बनाकर वो दुश्मन देशों को ये मैसेज जरूर दे रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और सत्ता में अब बात करते हैं भारत की स्वदेशी शक्ति की, जिसका नाम सुनते ही दुश्मन सेना में खलबली मच जाएगी। हिंदुस्तान की इस ताकत का नाम है MRSAM मिसाइल, यानी मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। थल सेना के जंगी जखीरे में यह मिसाइल अब शामिल हो चुकी है। MRSAM मिसाइल को ईस्टर्न कमांड में शामिल किया गया है। दुश्मन कैंप में इसके नाम से ही दहशत की वजह है इसकी ताकत। MRSAM मिसाइल 2448 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार कर सकती है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इस मिसाइल पर 60 किलोग्राम वॉरहेड यानी हथियार लोड किया जा सकता है। इजराइल की खतरनाक मिसाइल बराक 8 के तरह ही ये घातक है। MRSAM का वजन करीब 275 किलोग्राम है। ये 2 स्टेज की मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने इजराइल के IAI कंपनी के साथ मिलकर तैयार किया है। MRSAM मिसाइल सिस्टम को एब्रा के नाम से भी जाना जाता है। बीते साल 27 मार्च को ओडिशा के बालासोर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से इसका सफल परीक्षण किया गया था। लेकिन पाकिस्तान में दहशत सिर्फ भारत के स्वार्म ड्रोन्स को लेकर ही नहीं है। वहां की मौजूदा हालात ने पाकिस्तान की आवाम को भी बहुत डरा दिया। आज पाकिस्तान महंगाई और कंगाली के ऐसे दलदल में धंस गया है जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन लगता है। उसी पाकिस्तान पर इन दिनों भारत में भी एक सवाल ट्रेंड कर रहा है। क्या भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए? जो देश हर बार हिंदुस्तान के साथ सहयोग और शांति के नाम पर धोखा करता है, उस देश में आटे, चावल और दाल पर छिड़े दंगल में क्या हमारे देश को दखल देना चाहिए और मदद का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए? इस पर लोगों की राय बटी हो सकती है, लेकिन RSS के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने इस पर अपना स्टैंड क्लियर किया है। उन्होंने भारत सरकार को सुझाव दिया कि अगर पाकिस्तान नहीं भी मांगे तो भी भारत को उसकी मदद करनी चाहिए और 10-20 लाख टन गेहूं पाकिस्तान भेज देना चाहिए। डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने यह बात दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। यह बयान अपने आप में एक बड़े विमर्श की शुरुआत का बिंदु है। जरा सुनिए डॉक्टर कृष्ण गोपाल क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान में रहते हमको दिन रात गाली देते, नहीं वो भी सुखी हो। अभी पाकिस्तान में आटा 250 रुपए किलो हो गया, हमको दुख होता है। भाई अपने देश के लोग 250 रुपए किलो आटा हो गया, हम भेज सकते हैं। भारत 25-50 लाख टन गेहूं उनको दे सकता है, लेकिन वो मांगते ही नहीं, आने भी नहीं देते। अरे वहां की जनता को भूख से मरने के बजाय भारत के पास सरप्लस गेहूं है, दे सकता है। अरे 70 साल पहले हमारे साथ ही थे। हालांकि पाकिस्तान 4-5 बार हमसे झगड़ा कर चुका है, वही आक्रमण करता है बार बार। 48 हो, 65 हो, 71 हो, कारगिल हो। उसके बाद ही भारत के सब लोगों के मन में ये बात आई होगी, अरे भैया 250 रुपए किलो आटा वहां हो गया है, दे दो 10-20 लाख टन गेहूं भिजवा दो। वैसे संघ की विचारधारा हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और सेवा परमो धर्म वाली रही है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, इस पर देश में एक राय नहीं है। इस पर आखिरी फैसला भारत सरकार को ही करना है और इस पर सरकार का रुख भी सामने आ चुका है। पुणे में हुए एशिया आर्थिक संवाद में विदेश मंत्री ने जो कुछ कहा उसे आज ध्यान से सुनने की जरूरत है, खासकर पाकिस्तान को।
the reality of this particular relationship is that it has a fundamental issue which we cannot and we must not avoid. And that issue is that of terrorism. And just as, a country has to fix its economic issues, a country has to fix its political issues too. A country has to fix its social issues. No country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. If I were to look at any big decision I'm making, I would also look at what is the public sentiment. I would have a pulse. What do my people feel about it? And I think you know the answer. और अब इस खबर का नजरिया 9, आधुनिक दौर में किसी शत्रु देश की मदद की जाए या नहीं, इसका फैसला बहुत पेचीदा होता है। और खास तौर पर अगर शत्रु देश आतंक की दुकान चलाने वाला पाकिस्तान हो तो मदद के विचारों पर पाकिस्तान के पिछले कर्म हावी हो जाते हैं। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनभावनाओं के अनुरूप फैसला करने की बात कही। और अब आपको सीधे एमसीडी लेकर चलते हैं दिल्ली नगर निगम सदन में, जहां पार्षदों के बीच मारपीट हो रही है। और ये मारपीट पिछले 48 घंटे से आपको सदन में जरूर देखने को मिल रही होगी। और हमने कल भी आपको दिखाया था कि कैसे ये पार्षद, जो कि आम आदमी पार्टी के और बीजेपी के हैं, जिन्हें चुनकर दिल्ली की जनता ने यहाँ अपने विकास के कामों के लिए भेजा था, वो कैसे जूते चप्पल लेकर, माइक लेकर एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो यहाँ युद्ध के योद्धा बनकर आए हों और जब जब इनको मौका मिल रहा है स्ट्रीट फाइटर की तरह ये सदन में एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं। और ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं। और सबसे ज़्यादा ताज्जुब की बात यह है कि पिछले 48 घंटे में इस सदन की हरकतों को देख करके, इन पार्षदों की हरकतों को देख करके तमाम तरीके के सवाल उठाए गए, आलोचनाएं हुई। उसके बावजूद स्थिति यह है कि ये लोग अपने रवैये से टस से मस नहीं हो रहे हैं। जब जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही है, ये तमाम माननीय लोग जिन्हें चुनकर दिल्ली की जनता ने अपने विकास के लिए भेजा था, वो लोग सड़क पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, जैसे उस तरीके की लड़ाइयाँ देखिए, किस तरीके से एक दूसरे को खींचना, मारना, लात, घूंसे, मुक्के, धक्का, जो जिसको दिख रहा है उस फ्री स्टाइल में यहाँ पर ये कुश्ती करते नजर आ रहे हैं। शिवांग मेरे सहयोगी इस वक्त सदन में ही वहाँ पर मौजूद हैं। शिवांग, क्या हालात हैं अभी, और क्या ये लड़ाई अभी भी स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर के ही है? राहुल, बिल्कुल ये लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर ही है। वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो काफी देर पहले पूरी हो चुकी थी। उसके बाद जब काउंटिंग खत्म हुई तो भाजपा ने ये आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाया कि मेयर जानबूझ के जो है वो काउंटिंग के बाद भी जो है नतीजे स्पष्ट नहीं कर रही है। जो आंकड़ा निकल के आया था वो ये था कि 3 सीटें जो है स्टैंडिंग कमेटी की आम आदमी पार्टी के पास जा रही थी और 3 भाजपा के पास जा रही थी। लेकिन जो मेयर हैं शैली ओबरॉय, उन्होंने जबरदस्ती ये कहा कि 2 वोट जो है वो इनवैलिड हैं। हालांकि उनकी बात से जो दूसरे अधिकारी थे, चुनाव जो कराने वाले थे, वो उनकी बात से सहमत नहीं थे। तो उनके बीच भी काफी गर्मा गर्मी हुई और बाद में जब भाजपा का विरोध बढ़ता गया, उन्होंने रिकाउंटिंग की बात कही, जिसको भाजपा ने विरोध किया और इसी बात को लेकर हंगामा लगातार पिछले काफी देर से जारी है। और ये हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही अफसोसजनक और शर्मनाक तस्वीरें जो दिल्ली नगर निगम से लगातार आ रही हैं और लग नहीं रहा कि ये शायद जल्दी खत्म होंगी, क्योंकि हर किसी के अपने अपने यहाँ पर सत्ता के मकसद हैं और जिसका मकसद पूरा नहीं हो रहा है वही हाथ में जूते चप्पल लेकर सामने वाले पर चढ़ जा रहा है। तो एक तो हमने आपको ये तस्वीर दिखाई जिसमें लोग जूते चप्पल लेकर एक दूसरे पर, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे योद्धा हों और एक दूसरे को मरने मारने पर उतार हुए। लेकिन सत्ता में अब बात आलोचना से कमल खिलाने वाले मोदी टेक्नोलॉजी की कर लेते हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय में चुनाव प्रचार के दौरान एक ऐसी बात कही जिसने उनके विरोधियों को ठंडा कर दिया। आज आपको देखना चाहिए कि पीएम मोदी ने खुद पर होने वाले निजी हमलों और आलोचनाओं को कैसे अपने लिए और अपनी पार्टी बीजेपी के लिए टॉनिक बना दिया। 23 जनवरी यानी गुरुवार को हमने आपको कांग्रेस का रनवे वाला धरना दिखाया था। इस धरने के दौरान रनवे के पास बैठे कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए थे।
कांग्रेस नेताओं का यह गुस्सा पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर था, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और उनके पिता को लेकर विवादित बयान दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मेघालय में रोड शो के बाद एक रैली से अपने विरोधियों पर निशाना उन्होंने लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिन लोगों को देश में नकार दिया गया वो उनके खिलाफ विकृत सोच और गलत भाषा का सबूत दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब जनता देगी। जिनको देश ने नकार दिया है, जिन्हें देश अब स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, जो निराशा की गर्त में डूब चुके हैं, वो आजकल माला जपते हैं, माला, और वो कह रहे हैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। ये निराशा के गद में डूबे लोग ये कह रहे हैं, माला जपते जपते कह रहे हैं मैं मोदी तेरी कब्र खुदेगी। लेकिन देश कह रहा है, हिंदुस्तान की आवाज कह रही है, हिंदुस्तान का हर कोना कह रहा है मोदी तेरा कमल खिलेगा, मोदी तेरा कमल खिलेगा। वैसे प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से आलोचना को अपनी शक्ति में तब्दील करते हैं और कैसे ये शक्ति सत्ता की शक्ति में तब्दील हो जाती है, आज हमने इस पर सत्ता की कुंजी भी तैयार की। इतिहास पर गौर करें तो जब जब प्रधानमंत्री मोदी के लिए किसी ने अपमानजनक बातें कही हैं, तब तब नतीजों में बीजेपी को इसका राजनीतिक लाभ दिखाई दिया है। पीएम मोदी पर निजी हमले का एक पूरा इतिहास रहा है। उन हमलों में कुछ चुनिंदा हमले और उसके बाद बीजेपी को हुए फायदे का विश्लेषण आपको जरूर देखना चाहिए। साल 2007 में सोनिया गांधी ने उस समय गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया और जानकार मानते हैं कि कांग्रेस को इससे भारी नुकसान हुआ। बीजेपी गुजरात चुनाव बड़े अंतर से जीत गई थी। 2014 चुनाव से पहले कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहा था। बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया, देश भर में चाय पर चर्चा की और बीजेपी को बड़ी जीत मिली। 2014 चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी पर नीच किस्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। पीएम मोदी ने उन्हें नीच कहने का मुद्दा बनाया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा हुआ था। 2017 में यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जवानों के खून का दलाल तक कह दिया था। यूपी चुनाव में बीजेपी ने इसे मुद्दा बनाया। बीजेपी को यूपी में 300 से ज्यादा सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि चौकीदार चोर है। बीजेपी ने इसके जवाब को कैंपेन बना लिया, मैं भी चौकीदार। ये कैंपेन उसने चलाया। बीजेपी को लोकसभा में 300 से ज्यादा सीटें मिली। हालांकि विश्लेषण यहाँ ये भी है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इस कैंपेन की वजह से ये सब कुछ हुआ, लेकिन ये भी सच है कि इस कैंपेन को बीजेपी ने अपना एक बड़ा हथियार बनाया और जिसमें उस महत्वपूर्ण भूमिका वोटों को अपनी तरफ लाने में उसने निभाई भी। यानी अक्सर देखा गया है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं तो बीजेपी इसे मुद्दा बनाती है और उसे इसका राजनीतिक फायदा भी मिलता है। अब इस खबर का नजरिया 9, अब तक के सभी आंकड़ों को मिलाकर एक बड़ी पिक्चर बनाई जाए तो यही संकेत मिलता है कि जब जब कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी पर इस तरीके के निजी हमले किए हैं तो कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो। भले ही कुछ मामलों में सीटें बढ़ी हों, लेकिन सरकार बनाने का मैजिक नंबर कांग्रेस के हाथ से हमेशा फिसलता रहा है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने अब शब्दों की बिजली से अपनी सत्ता को बार बार रिचार्ज किया। यानी मोदी हर बार अपनी आलोचनाओं को सत्ता के टॉनिक में तब्दील कर देते हैं। सत्ता में अब बात करते हैं अडानी ग्रुप को लगे लेटेस्ट झटकों की। आज से ठीक एक महीने पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी और इसके बाद अडानी ग्रुप की दौलत का जो सफाया होना शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अडानी ग्रुप को जो 4 लेटेस्ट झटके लगे हैं उनकी बात सबसे पहले कर लेते हैं। झटका नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर मीडिया कवरेज पर रोक लगाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वो मीडिया पर रोक नहीं लगा सकते हैं, कवरेज ऐसे ही चलती रहेगी। यह याचिका वकील एमएल शर्मा की तरफ से दायर की गई थी। झटका नंबर 2, अडानी के शेयरों में एलआईसी का जो निवेश था उसकी वैल्यू नेगेटिव हो चुकी है। मतलब देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। गुरुवार को बाजार बंद होने के बाद अडानी के शेयरों में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट वैल्यू घटकर
27,000 करोड़ रुपए रह गई। पिछले 50 दिन में अडानी ग्रुप में LIC के निवेश की कीमत 50,000 करोड़ रुपए कम हुई है। झटका नंबर 3, फोर्ब्स और ब्लूमबर्ग की विश्व अरबपतियों की सूची के मुताबिक अडानी टॉप 25 से अब बाहर हो गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में अडानी खिसक कर 29वें पायदान पर पहुंच गए हैं। झटका नंबर 4, अडानी ग्रुप के शेयरों की मार्केट वैल्यू पिछले एक महीने में 11,70,000 करोड़ रुपए कम हो गई। झटके पर झटका सिर्फ अडानी ग्रुप को ही नहीं लग रहा है, देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी LIC को भी भारी नुकसान हुआ है। अडानी ग्रुप में LIC का कितना पैसा डूबा, ये बड़ा सवाल है। 24 जनवरी 2023 और 23 फरवरी 2023 के आंकड़ों की तुलना करेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक महीने की महा गिरावट का हिसाब है। अडानी इंटरप्राइजेज में LIC के निवेश की कीमत 24 जनवरी को 16,601 करोड़ रुपए थी, जो एक महीने बाद सिर्फ 6,672 करोड़ रुपए रह गई। अडानी टोटल गैस में LIC के निवेश की कीमत 25,468 करोड़ रुपए थी, जो सिर्फ 5,200 करोड़ रुपए बची। बाकी पैसा डूब गया। अडानी ग्रीन एनर्जी में LIC के निवेश की कीमत 3,880 करोड़ रुपए थी, जो 1,039 करोड़ रुपए ही बची है। अडानी ट्रांसमिशन का भी बुरा हाल है। LIC के निवेश की कीमत 24 जनवरी को 11,221 करोड़ रुपए थी, लेकिन अब ये 3,051 करोड़ रुपए ही रह गई है। और अडानी पोर्ट्स में LIC के निवेश की कीमत 15,022 करोड़ रुपए थी, जो अब एक महीने बाद 10,900 करोड़ रुपए ही रह गई है। इस तरह 5 कंपनियों में LIC ने जो निवेश किया था उसकी वैल्यू एक महीने में 72,194 करोड़ रुपए से घटकर 26,862 करोड़ रुपए पर आ गई है। यह घाटा 62% से भी ज्यादा है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जब आई थी उसके बाद आशंकाओं का जवाब देते हुए 30 जनवरी को LIC ने सफाई दी थी कि उसने अडानी ग्रुप में जो निवेश किया था उसकी वैल्यू 30,127 करोड़ थी। इस लिहाज से 27 जनवरी को उसके निवेश की वैल्यू 56,142 करोड़ रुपए थी और वो घाटे में नहीं था। लेकिन आज 24 फरवरी को तस्वीर बदल चुकी है और निवेश की कीमत 26,862 करोड़ रुपए रह गई है। ये LIC की लागत से भी 11% कम है, यानी ये नुकसान बड़ा है। सितंबर 2020 से दिसंबर 2022 के बीच LIC ने अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों में अपना निवेश बढ़ाया था, लेकिन किसे पता था कि जनवरी में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सुनामी की तरह आएगी और सारे निवेश को डुबो देगी। 24 जनवरी 2023 यही वो तारीख थी जब अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की अडानी ग्रुप के लिए शॉकिंग रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में हिंडनबर्ग ने दावा किया था कि अडानी ग्रुप की शेयर मार्केट में लिस्टेड 7 प्रमुख कंपनियां 85% तक ओवर वैल्यूड है। मतलब ये कि अडानी ग्रुप के ये शेयर अपनी असली कीमत से 85% ज्यादा हैं। और ताज्जुब की बात तो यह है कि हिंडनबर्ग की यह भविष्यवाणी सच साबित होती दिखाई भी दे रही है। आज 24 फरवरी है, मतलब आज ही इस रिपोर्ट को आए हुए पूरा एक महीना हो चुका है और रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप के 3 शेयर 85% तक गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। मतलब ये उतनी ही गिरावट है जितनी ओवर वैल्यूड होने की बात हिंडनबर्ग ने कही थी। पहले अडानी ग्रुप 3 शेयर का पता लोग भी आपको दिखा देते हैं। अडानी टोटल गैस की बात करें तो 24 जनवरी 2023 से अब तक ये शेयर करीब 80% तक गिर चुका है। 3,885 रुपए से ये सीधे 793 रुपए के स्तर पर पहुंच गया। इसी तरह से अडानी ग्रीन एनर्जी 24 जनवरी के मुकाबले अब तक करीब 74% गिर चुका है। 1,914 रुपए से ये सीधे 512 रुपए पर आ गया। सोचिए, जिसने समय पर यह शेयर नहीं बेचा होगा उसके निवेश का क्या हाल हुआ होगा। इसके अलावा अडानी ट्रांसमिशन भी 24 जनवरी से अब तक करीब 74% गिर चुका है। 2,756 रुपए से गिरकर यह सीधे 749 रुपए के आसपास आ गया है। अडानी ग्रुप के लिए ये गिरावट और भी ज़्यादा डरावनी होती जा रही है। अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर भी एक महीने में 50% से भी ज़्यादा गिर चुका है। इस वक्त अडानी समूह की कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगभग 11.6 लाख करोड़ रुपए कम हो चुकी है। फिलहाल अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों का कुल मार्केट कैप 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास है, जो एक महीने पहले करीब 19 लाख करोड़ रुपए था। ये सीधे सीधे 61% की गिरावट है। एक महीने पहले किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि 30 दिन में अडानी ग्रुप की ये हालत हो जाएगी। अडानी ग्रुप के शेयर्स के भाव में गिरावट की कहानी को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पिछले 30 दिनों में अडानी ग्रुप ने जितना पैसा गंवाया वो 10 लाख करोड़ की उस रकम से भी ज्यादा है जो भारत सरकार 2023-24 में कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करने वाली है। यानी भारत सरकार जितनी रकम अगले वित्त वर्ष में एयरपोर्ट और तरह तरह की योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने वाली है
अडानी ग्रुप ने उससे ज्यादा पैसा 3 दिन में गंवा दिया। टाइम खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।